Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So this is the part number 3 of audit of PSUs. तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट ऑडिट का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होती है, CNDG के पास होती है एंड CNDG ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। फिर हम लोगों ने एक ये पैराग्राफ पढ़ा था एंड इसमें क्या था, इसमें ये था कि CNDG जो हम लोगों ने बहुत सारी कमिटीज़ पढ़ी थी, जो हम लोगों ने बहुत सारी कमिटीज़ के बारे में पढ़ा था जो स्क्रूटनी करती हैं ऑडिट रिपोर्ट्स की। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, एक MCQ में भी आ सकता है कि जो आपका CNDG है वो फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कैसे है, तो उसके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ऑडिट। तो यहाँ पे हम लोग स्कोप पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि हम PSU का ऑडिट क्यों करें एंड उसका क्या स्कोप है। तो जो CNDG है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ विद दी CNDG फॉर परफॉर्मिंग दी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट, या फिर जिसमें गवर्नमेंट का मेजर शेयर होता है उसमें उसका ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी CNDG की होती है। ठीक है, तो ये जो स्कोप और एक्सटेंड है इस ऑडिट को करने का, ये कौन डिटरमाइन करेगा? CNDG ही करेगा, क्योंकि इसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके पास में ड्यूटीज़ एंड पावर्स भी हैं। ठीक है ना, आप लोग प्लीज़ इसको याद कर लेना, CNDG's ड्यूटीज़, पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। ठीक है, अगर इसको आप कोट करके आओगे ना एग्जाम में तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो प्लीज़ लर्न द नेम ऑफ दिस एक्ट 1971। ठीक है, तो ये जो ऑडिट है CNDG का, ये इसके स्कोप में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। एक आपका आता है फाइनेंशियल ऑडिट, एक आता है कंप्लायंस ऑडिट, एक आता है परफॉर्मेंस ऑडिट। तो अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप के पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्यों हम PSU ऑडिट करें एंड अगर हम PSU ऑडिट करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑडिट ऑफ PSU जो है ना, दैट इज़ नॉट कॉन्स्ट्रेन टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। अब देखो इसमें भी आप ना, जैसे इसमें 7 पॉइंट्स हैं, तो आप ऐसा करना कि 5 to 6 पॉइंट्स याद कर लो, जो भी आपको ईजी लगे। मैं आपको सारे पॉइंट्स उसका मीनिंग बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ एंड एज पर योर चॉइस आप लर्न कर सकते हो कि जैसे हो सकता है ना क्वेश्चन आ जाए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं PSU ऑडिट के या क्या स्कोप है PSU ऑडिट का, तो आप ये कोड कर सकते हो। तो इन्होंने ये बोला है कि नॉट कॉन्स्ट्रेन टू कंप्लायंस ऑडिट है। अभी हमने ये चार्ट देखा था, तो इसमें क्या क्या थी, फाइनेंशियल, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस। तो इसमें ये यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट ही है, इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट भी कवर होता है। और परफॉर्मेंस ऑडिट अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन 3 बातों के बारे में पढ़ेंगे, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो आपका जो ये यहाँ पे बात हो रही है स्कोप की। ठीक है, जो PSU का ऑडिट है उसमें हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट ही नहीं करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें परफॉर्मेंस ऑडिट भी करेंगे। एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, जब तक कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ रहे तब तक आप अपनी परफॉर्मेंस से इसको समझ लो कि जैसे सपोज आप 2 स्टूडेंट्स हो, 2 CA स्टूडेंट्स हो, आपका फ्रेंड भी CA स्टूडेंट है ना, आप भी, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंपेयरिंग योर परफॉर्मेंस विद योर फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आपने एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, बट आपका फ्रेंड वही चैप्टर पूरा दिन में उतने घंटे उसने भी पढ़ाई की, बट वो आधा ही चैप्टर कवर कर पाया, तो आप लोग क्या बोलोगे कि आप ज़्यादा इफेक्टिव हो अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में। सिमिलरली हम लोग एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी का बेसिकली यहाँ मतलब हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, तो एफिशिएंसी का मतलब कि कितनी उसकी एफिशिएंसी है, जैसे कि आप ज़्यादा एफिशिएंट थे एंड आपका ही आउटपुट ज़्यादा इफेक्टिव था। ठीक है, क्योंकि आपने कम देर में ज़्यादा चीज़ें कर ली, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो वही चीज़ हम परफॉर्मेंस ऑडिट जब करते हैं तो हम PSU के बारे में भी यही देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोप्राइटरी ऑडिट। अब ये भी स्कोप का ही पार्ट हो गया। अनदर एस्पेक्ट इसमें क्या आता है, प्रोप्राइटी ऑडिट, मैंने शायद कुछ गलत बोला था, प्रोप्राइटी ऑडिट। तो इसमें क्या है, दिस ऑडिट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस इन सेल्स, परचेजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, टू सी वेदर दीज हैव बीन टेकन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द अंडरटेकिंग एंड टू कन्फर्म टू एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी और नॉट। तो ये क्या होता है, ये ऑडिट जो है ये बेसिकली कंसर्न होता है सेल, परचेज और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट कर रहा है। तो आप ये देखोगे कि ये अंडरटेकिंग के फेवर में है या नहीं है।
ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल्स हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी के उसके अकॉर्डिंग वो हैं या नहीं है, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो इसमें पीएसयू के ऑडिट में। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्कोप का पॉइंट जो है वो ये है कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट। तो कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट में क्या करता है सी डू नॉट रियली कवर अगेन द फील्ड विच हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड, मतलब जो इन 3 जगह कवर हो गई है, इन 4 जगह कवर हो गई है, वो कवर नहीं करता है, बल्कि क्या करता है वो एक अप्रेजल करता है ऑन एन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस, मतलब कितना वो एफिशिएंट है एंड क्या उसकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। तो ही सीम्स वेदर द अंडरटेकिंग्स हैव फुलफिल्ड द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड and whether value for money spent has been obtained and whether targets have been achieved। ठीक है, तो आप एफिशिएंट तो हो लेकिन आप इफ़ेक्टिव नहीं हो। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये टर्म क्योंकि बार बार यूज़ होगा ना, मैं आपको एक बार डिफरेंस बता देती हूँ एफिशिएंसी का और इफ़ेक्टिव का, वो आप अपनी बुक में भी नोट कर लेना जिससे कि आपको आगे भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक सेकेंड दो बस मुझे। सो आप लोग क्या लिख सकते हो, एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आप में वो एबिलिटी है कि आप एकम्प्लिश कर सकते हो उस चीज़ को, और इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको मिल गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने ये बात शायद सुनी भी हो, स्पेशली ये लड़कों को मैंने बहुत सुना है, उन लोगों की या तो रिश्तेदार या घर वाले ये ज़रूर बोलते हैं कि ये इसमें इसका दिमाग तो बहुत तेज़ है लेकिन ये बस मेहनत नहीं करता, दिमाग बहुत तेज़ है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी बात हो रही है या आपकी ही बात हो रही है अगर, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप एफिशिएंट तो हो लेकिन आप इफ़ेक्टिव नहीं हो, आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को ठीक से अचीव नहीं करते हो, मतलब आपका एक तो डिज़ायर ही नहीं रखते हो। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, आप एफिशिएंट तो हो बट आप इफ़ेक्टिव नहीं हो। तो एफिशिएंसी का मतलब बेसिकली ये होता है कि एबिलिटी है उसकी कुछ अच्छा करने की, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एकम्प्लिश कर सकता है। लेकिन इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को सक्सेसफुली अचीव कर पाए हो। ओके, सो दिस यू कैन राइट इन योर बुक्स और नोटबुक्स विच एवर यू आर यूजिंग, वट एवर यू आर यूजिंग। ओके, वैसे तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप ऑडिट के हैंडमेड नोट्स बनाओ, एटलीस्ट आप चार्ट्स तो साथ के साथ चाहे तो बुक की साइड में ही बनाते चलो, बट अपना ऐसे ही बस ये वीडियो खोल के मत बैठ जाना, अपने साथ में पेन और पेपर रखना वरना सो जाओगे। ठीक है ना, वैसे तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट ये थियोरेटिकल है ना, तो मे बी देर आर चांसेस दैट यू माइट गेट बोर्ड। सो इट्स बेटर कि आप एक पेन और पेपर लो, अपना दिमाग के साथ साथ अपने हाथों को भी इन्वॉल्व करो उस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग में, तो उससे आपको अच्छे से समझेगा। कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट्स को आई नेवर रिकमेंड कि आप ऐसे ही उसको ऐसे ही सुनते रहो, बेटर ये होगा कि पेन चलाते रहो। इवन वाइल रीडिंग आप एक तो बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के नहीं भी पढ़ पा रहे हो, सो ट्राई टू जस्ट यूज़ योर पेन, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो, तो उससे ईजी रहेगा आपको। ठीक है, आई माई सेल्फ यूज़ दिस टेक्निक क्योंकि उससे फिर मुझे बोर नहीं होता थ्योरी पढ़ने में। ठीक है, ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने एक तो ये पढ़ा था कि वो चीज़ें कवर नहीं करता जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, और इन्होंने ये बोला कि एक अप्रेजल वो कंडक्ट करता है और इन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। वो एक एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट क्या करता है कि कितना वो कर सकता था और कितना उसने किया है। जैसे कि आप में एफिशिएंसी है पर आप पढ़ते नहीं हो, तो दैट मीन्स आप कर सकते हो पर आपने करा नहीं, या फिर आप में इतनी एफिशिएंसी, आपने इतने अच्छे से आप कर सकते थे, उतनी ही बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस भी रही। ठीक है, ओके, तो ही सीज वेदर द अंडरटेकिंग्स हैव फुलफिल्ड द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, मतलब जिस पर्पस के लिए वो अंडरटेकिंग बनी थी, क्या उस पर्पस के लिए वो हुआ, वो पर्पस एकम्प्लिश या नहीं हुआ। वैल्यू जिसके लिए, वैल्यू फॉर मनी, जो मतलब पैसे का आपको पैसा वसूली हुई या नहीं हुई। ठीक है, आपको जो वैल्यू थी जिसकी वजह से आपने मनी स्पेंड किया था, वो वैल्यू आपको क्या मिली। ठीक है, एंड वेदर द टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। ऑल्सो ही लोकेट्स द एरियाज ऑफ वीकनेस इंक्लूडिंग अ रिव्यू ऑफ डिसीजंस जो मैनेजमेंट ने लिए हैं, और एक कंप्रहेंसिव अप्रेजल करेगा परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपकी इवेल्युएट हो जाएंगी कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट में। ठीक है ना, एक चीज़ आपको और ध्यान आ रही होगी, कमिटी वाले में हम लोगों ने ये टर्म यूज़ किया था कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखा देती हूँ तो इससे आपको ईजी रहेगा। ये देखो, यहाँ पे आपने पढ़ा था इसके बारे में, जो आपकी ये थी
कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी इन्होंने लिखा था कि ये जो कमिटी है ये कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट ही कर रहे हैं, ये एक तरह से कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल कर रहे हैं जिससे एग्जामिन कर रहे हैं पॉलिसी प्रोग्राम और फाइनेंशियल वर्किंग के बारे में। तो कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट भी आपका इसका स्कोप हो गया। ठीक है, ये हम लोग यही तो बातें कर रहे हैं ना कि CNDG जो ऑडिट करेगा उसका क्या स्कोप है और क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से टॉपिक चल रहा है अभी कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो हम कितनी किस किस हद तक जाकर कर सकते हैं एंड वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है ना। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन टू बी टेकन बाय competent authority. So, in examining the decisions of management, the auditor examined that these were taken by the competent authority after examination of all aspects on the basis of the relevant information that was available at the time and taking into consideration the different alternatives available to management, and that the decisions were consistent with the aims of objectives. तो ये भी आपकी यही है कि आपको ये चेक करना होगा ऑडिट करते टाइम कि जो डिसीजंस लिए गए हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने लिए हैं या नहीं लिए हैं, और जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी डिसीजन लेने के टाइम पे वो सारी कंसीडर हुई है या नहीं हुई है, और वो जो डिसीजंस लिए गए हैं वो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव के उसमें है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपका डिसीजन कुछ और है एंड ऑब्जेक्टिव कुछ और है, दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया स्कोप यहाँ तक। ठीक है, कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने लिया है या नहीं, तो स्कोप में हम ये चीज़ें चेक कर सकते हो। आप एक तो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, परफॉर्मेंस, कंप्लायंस और कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट कर सकते हो, और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाला चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्कोप में आपके क्या क्या 4 पॉइंट्स हो गए, एक बार फिर से मैं आपको दिला दूँ जिससे आपको ये याद हो जाए। फर्स्ट वाले पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सिर्फ फाइनेंशियल और कंप्लाइंस ऑडिट पे ही निर्भर नहीं है, इस पे ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये क्या कवर करता है, ये आपका परफॉर्मेंस ऑडिट भी कवर करता है। तो FCP लिख लो, 3 ऑडिट आते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने करा था प्रॉपर्टी ऑडिट, व्हाट वाज दैट, मैनेजमेंट की सेल, परचेज, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब से देखेगा। थर्ड हम लोगों ने किया कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट, इसमें हम वीकनेसेस देखेंगे, कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल करेंगे। फोर्थ वाला हम लोगों ने करा कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस एक प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर रहा है। ठीक है, CA का मतलब यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो आई होप कि आपको स्कोप के चारों पॉइंट्स अच्छे से याद हो गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव। क्यों हम करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। आप CA बन रहे हो तो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है कोई, इसी तरह से मेरे को CA करना है तो मेरे लिए मेरा अलग ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से CNDG ऑडिट करता है गवर्नमेंट एंटिटीज़ का, PSUs का, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्यों करता है। ठीक है, तो ये आप चलो पढ़ते हैं इसको। तो एक तो होता है आपका गवर्नमेंट की हेल्प करना। तो ऑडिट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है अकाउंटेबिलिटी का। क्योंकि अगर कोई चीज़ ऑडिट हो गई है, जैसे CA की साइन ही आप देखते हो, तो उससे क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्योंकि ऑडिटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसकी वजह से CA की जो सिग्नेचर की वैल्यू है वो आई डोंट थिंक कि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है किसका, अकाउंटेबिलिटी का। ऑडिट से अकाउंटेबिलिटी आती है। बट एन इक्वली इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ ऑडिट ऑफ PSU इज इंडिया टू हेल्प गवर्नमेंट। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, दूसरा रीज़न गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो जो बातें पढ़ी थी, तो ऑडिट में स्कोप के अंदर क्या क्या कवर्ड था, परफॉर्मेंस के साथ साथ वो गलतियाँ भी बताता है। ठीक है, क्योंकि गलतियाँ भी हमें पता लग रही हैं, हमें अपनी वीकनेसेस भी पता लग रहे हैं, क्या क्या एरियाज़ हैं जिसमें हमें वर्क कर रहे हैं, और तो उसकी वजह से क्या होगा, इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो भी नालायक लोग होंगे वो लायक बन जाएंगे, क्योंकि वो जितने एफिशिएंट हैं उतने ही इफ़ेक्टिव भी हो पाएंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक कि अब आप लोग एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में कंफ्यूज होगे। कभी भी कंफ्यूज हो तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना, जो अगर आपके साथ नहीं हुआ होगा तो आपने किसी को सुना होगा कि इसमें दिमाग तो है लेकिन ये पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो मैंने भी इसको ऐसे ही याद रख रखा है, तो आप भी इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है इसमें दैट दिस इज़ अचीव्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम डेफिशिएंसीज निकालते हैं, इनएडिक्वेसीज निकालते हैं और शॉर्टफॉल्स हम पता करते हैं, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, मतलब हम मीन्स ऑडिट जो हम PSUs का करते हैं उसकी वजह से PSUs क्या हो जाती हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं और ज़्यादा एफिशिएंट भी हो जाती हैं। फिर उसके बाद में आपको हेल्प मिलती है इसे हाईलाइट करने में, क्या, एफिशिएंट और इकोनॉमिक ऑपरेशंस के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं।
तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से क्या होता है, फिजिकल परफॉर्मेंस लिंक होती है, क्योंकि अगर फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स आप मनी में कुछ ना कुछ उतना अच्छे से वैल्यू आपका मनी का नहीं इंक्रीज हो पाएगा, ठीक है। एंड इश्यूज ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट of resources are highlighted. So there is an increasing emphasis on audit being an instrument of improvement. तो इससे क्या होता है ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से आपका, क्योंकि फिजिकल परफॉर्मेंस लिंक होता है, जो भी इश्यूज होते हैं इफिशिएंट और इकोनॉमिक ऑपरेशन में, और मैनेजमेंट ने मतलब मैनेजमेंट कैसे रिसोर्सेज को मैनेज कर रखा है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज आपके कहीं ना कहीं सही से मैनेज नहीं है या फिर उनको रिसोर्सेज को सही से यूज़ करने वाला कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो जो भी इश्यूज होते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। बात इसकी घूम फिर कर वही है, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट उसमें दे दिया है कि क्योंकि हम फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं तो उससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लग जाता है, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा अगर होता है तो उससे वी कम टू नो अबाउट द ऑपरेशंस में जो भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया है, तो ये तीनों पॉइंट बेसिकली ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो दिया है वो क्या है, फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। तो इन ब्रॉडर कॉन्टैक्ट्स हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट के दो एलिमेंट हैं, फिजिकल अकाउंटेबिलिटी और एक मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज फिजिकल अकाउंटेबिलिटी? इट इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ प्रोविजंस ऑफ फंड, सैंक्शंस, कंप्लायंसेस एंड प्रॉपर्टी। और मैनेजरियल में क्या क्या होता है, ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। तो इससे क्या होता है, इन ये दोनों की दोनों चीज़ें ही हमारी पता लग जाती हैं। तो वो तो हमने स्कोप में भी पढ़ा था, वो ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट हो गया, पर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका एमसीक्यूज़ में आ सकता है, यू नेवर नो, तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज़, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक स्कोप्स भी याद हो गए होंगे एंड ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, गवर्नमेंट की हेल्प करना, इश्यूज मिलते हैं आपको इकोनॉमिक और एफिशिएंट ऑपरेशंस की, और फिजिकल और मैनेजरियल ऑडिट, फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। फिजिकल और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट से अकाउंटेबिलिटी आती तो फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। स्कोप के फटाफट से एक बार याद करो कौन कौन से बिना दिखे, कौन कौन से। फर्स्ट पॉइंट में आपका है फाइनेंशियल और कंप्लाइंस में ही बस लिमिटेड नहीं है, क्या कवर करते हैं, परफॉर्मेंस भी। सेकंड वाज योर प्रोप्राइटरी ऑडिट, थर्ड इज योर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, एंड फोर्थ इज योर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, प्रॉपर डिसीजंस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। और इन तीनों में क्या है, इश्यूज ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, गवर्नमेंट की हेल्प होती है, और फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। आई होप कि आप लोगों को 7 के 7 पॉइंट्स अच्छे से समझ भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। अगर बोर हो रहा हो ना तो आप लोग एक काम कर सकते हो, फटाफट से अपनी वीडियो को पॉज करो एंड सुन लो 1 मिनट, अपनी कॉपी को खोलो एंड जो भी अभी तक पढ़ा है ना बिना बुक देखे उसका बस एक चार्ट फॉर्म में लिखते जाओ, तो उससे आपको माइंड पे आपकी जोर पड़ेगा कि जो अभी तक पढ़ा है वो याद हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इनकेस आप लोगों को समझ आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद द वीडियो, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट्स। तो पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी मैं आर्ग्यूमेंट क्यों पढ़ी हूँ, augments the confidence of intended users by providing relevant information and independent and objective assessments concerning deviations from accepted standards or principles of good governance। तो पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग से क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि हमें वीकनेसेस पता लग जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, तो बट नेचुरल है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है इंटेंडेड यूजर्स का वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि उस चीज़ का ऑडिट हो गया तो सारी की सारी चीज़ें इंटेंडेड यूजर्स को ये लगेगा कि रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई है। मतलब ऑफकोर्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो पॉसिबल नहीं है, बट रीजनेबल एश्योरेंस तो मिल गई है ना, मतलब मैक्सिमम चीज़ें सामने आ गई हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस में इंक्रीज़ होता है, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंडिपेंडेंट and objective assessments concerning deviations from accepted standards or principles of good governance। तो audit of all PSUs has the following elements। elements क्या क्या हैं, सबसे पहला एलिमेंट है 3 parties, दूसरा एलिमेंट है सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, और तीसरा मैटर है टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। एलिमेंट्स क्या क्या है, एक तरह से आप समझ सकते हो कौन कौन से पार्ट्स हैं,
कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका ऑडिटर तो होता ही है, सीएनडीजी होता है एंड सीएनडीजी ऑडिटर को अपॉइंट करता है, तो उसी से ही रिलेटेड है ये सब कि उसमें क्या क्या आपके एलिमेंट्स को एक कह सकते हो इन्होंने टर्म्स दे दिए हैं। जैसे कि आप ऑडिट करते हो तो उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, उसी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसको उन्होंने सब्जेक्ट मैटर कह दिया। इस तरह से उन्होंने ना थोड़ी सी फैंसी से डेफिनेशंस दे दिए हैं उन पर्टिकुलर चीज़ों को जो हम ऑडिट के ड्यूरेशन में करते हैं। तो वही उन्होंने एलिमेंट्स बोला है कि पीएसयू के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, मतलब पीएसयू को ऑडिट करते हुए क्या क्या चीज़ें काम आएंगी, कौन कौन से लोग काम आएंगे, वो सब इन्होंने यहाँ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि एक तो इसमें 3 पार्टीज़ होंगी। सेकेंड इन्होंने बोला है कि यहाँ पे होगा सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो 3 पार्टीज़ कौन कौन सी होंगी? 3 पार्टीज़ आपकी होंगी, ऑडिटर होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी और इंटेंडेड यूजर्स होंगे। ऑडिटर ऑडिट करेगा, इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होगी? मैनेजमेंट, है ना। बाकी हम लोग अभी डिटेल में ऑफकोर्स इसको पढ़ेंगे। फिर सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरियन, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, इसका इन्होंने पूरा अलग से पैराग्राफ में दे रखा है। इंगेजमेंट्स कौन कौन सी होंगी? इंगेजमेंट्स 2 होंगी, एक अटेस्टेशन इंगेजमेंट्स होगा और एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट होगा। बट क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो मैं ये वाला जो पार्ट है ना ये नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी। तब तक कि मैं आपका एक छोटा सा टॉपिक जो है ना वो करवा देती हूँ, 10th वाला टॉपिक। वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर हमारे 3 to 9 टॉपिक्स ही रह जाएंगे, 6 टॉपिक फिर हमारे बचेंगे, है ना। तो उसको फटाफट से कर लेते हैं। ऑल्दो ये वीडियो 20 मिनट से ऊपर हो गया बट इसको हम कवर कर लेते हैं, फिर हमारे थोड़े ही बचेंगे टॉपिक्स। तो इसमें क्या है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो टू फैसिलिटेट अ प्रॉपर कंसिडरेशन द रिपोर्ट्स ऑफ सीएनडीजी ऑन द पीएसयूज आर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। ये हमने अभी पिछली वीडियो में ही पढ़ा था कि पार्लियामेंट को सीएनडीजी की रिपोर्ट पहुंच जाती है। तो ये क्या होती है, ये सेवरल पार्ट्स में पहुंचती है। ठीक है, तो वो जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, तो वही हम पढ़ें कि जो ऑडिट रिपोर्ट जाती है उसकी क्या क्या पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो है इंट्रोडक्शन कंटेनिंग अ जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस। तो एक तो आपका होता है उसमें इंट्रोडक्शन उस ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, सेकंड आपका होता है रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल, जो हम कॉम्प्रहेंसिवली चेक करेंगे उसका क्या रिजल्ट आया है सेलेक्टेड अंडरटेकिंग का, जो कि ऑडिट बोर्ड ने कंडक्ट किया है। ऑडिट बोर्ड क्या था, एक आपका उसमें वो लगाया था डिसिप्लिनरी, जो कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल करता है ऑडिट बोर्ड का, एक छोटा सा टर्म मैंने आपको पढ़ाया था। क्या है वो, एक तरह से सेपरेट कमिटी है जो क्यों लाई गई है, जो इसलिए लाई गई है जिससे कि जो भी एक्सपर्टीज़ है वो इन्वॉल्व हो और डिसिप्लिन आ पाए। कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल उसमें होता है। ठीक है, तो जो भी उसके रिजल्ट हैं वो ऑडिट रिपोर्ट में उसमें लिखा था ना कि उसके जो रिजल्ट हैं वो भी सीएनडीजी अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करता है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी रिपीट किया है। फिर उसके बाद में एक चीज़ होती है रिज्यूमे ऑफ द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय देम अंडर द डायरेक्शंस इशूड बाय सीएनडीजी। जो सीएनडीजी ने अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो उसकी जो जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, और जो भी कमेंट्स हैं उस पर ऑन द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि ऑडिटर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट कर देगा बट सीएनडीजी को पूरा राइट है उस पर कॉमेंट करने का। ठीक है, तो वो कमेंट्स भी उस ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद में जो भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं ऑफ द अंडरटेकिंग्स नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड, जिस पे ऑडिट बोर्ड ने अपना अप्रेजल नहीं लगाया है उनके भी क्या रिजल्ट रहे हैं। यहाँ तो हमने ऑडिट बोर्ड वाले रिजल्ट लिख दिए और यहाँ पे जिस पे ऑडिट बोर्ड नहीं है वो। ठीक है, तो फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट्स द सीएनडीजी सबमिट्स अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट to the legislature, while for other state or union territories with legislature there is a commercial chapter in the main audit report। तो उन्होंने ये दिया है कि जहाँ पे सर्टेन स्पेसिफाइड जो कुछ स्टेट्स हैं उसके लिए वो एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देता है सीएनडीजी, लेकिन जहाँ पे जो स्टेट्स पे लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसके लिए कॉमर्शियल चैप्टर होता है मेन ऑडिट रिपोर्ट में। जो स्टेट ऑडिट रिपोर्ट है वो कंटेन करता है दोनों ही रिजल्ट ऑफ ऑडिट अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज एज वेल एज इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इंस्टेंसेस भी, जैसे कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जो भी डेफिशिएंसी हैं, तो वो सभी स्टेट ऑडिट रिपोर्ट्स में आती हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाइड स्टेट्स तो दिया है बट इसको इन्होंने डिटेल में नहीं बोला है। तो ये मैं भी इसमें क्लियर नहीं हूँ कि ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है, बट इन्होंने अगर ऐसा लिखा है
तो ऐसा होता होगा कि कुछ स्टेट्स के लिए तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है, बट कुछ स्टेट्स के लिए जहाँ लेजिस्लेचर है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जहाँ लेजिस्लेचर है, वहाँ पे क्या होता है, कॉमर्शियल चैप्टर दिया जाता है मेन रिपोर्ट में, जिसके अंदर ये सारे रिजल्ट्स वगैरह तो आते ही हैं, लेकिन साथ में उसमें जो भी आपकी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो भी आपकी डेफिशिएंसीज हैं, वेस्टेजेस हैं, वो सब भी होती हैं, और एक जनरल रिव्यू होता है वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशंस का। ठीक है, तो बेसिकली आपका इसमें यही सब था कि क्या क्या कंटेंट होता है ऑडिट रिपोर्ट का, एंड कैसे कैसे वो किस किस को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से बाकी के टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, एंड आई होप मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको हेल्प मिल रही हो। इन केस आपको कोई डाउट है, देन यू कैन फील फ्री टू कमेंट डाउन। ऑल्सो इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ माई वीडियोज़, आपको सब समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ डू कंसिडर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंकिंग यू, बाय।